हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन, फिर वो वहाँ से लेकर के किस प्रकार अपने ससुर और चाचा की हत्या करके सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने के बाद उसके सामने क्या प्रमुख कठिनाइयाँ होती है वो हमने चर्चा की। उसके बाद उसने कड़ा मानिकपुर से दिल्ली पर अधिकार किया, वो अभियान हमने पढ़ा। उसके बाद जलालुद्दीन के पुत्रों को, परिवार का उसने किस प्रकार सफाया किया वो हमने पढ़ा। फिर जो धन अमीरों में बांटा था उसकी वसूली के लिए उसने क्या तरीका अपनाया। और उसके बाद हम बात की थी कि अब जो वो साम्राज्य विस्तार के लिए विजय अभियान शुरू करा। हमने बात की कि वो नया धर्म भी बनाना चाहता था और विश्व विजय का सपना देख रहा था, लेकिन अपने दोस्त अलाउमुल की सलाह पर धर्म की बात उसने त्याग दी और विश्व विजय से पहले भारत विजय की बात उसने कही। तो फिर इसने विजय अभियान शुरू किया भारत में। तो इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर भारत की विजय अभियान। तो उत्तर भारत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इसने गुजरात को जीता। तो आज हम लेते हैं गुजरात से आगे रणथंभौर। गुजरात 1299 ईस्वी में इसने जीता था। तो हम नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2 पे रणथंभौर अभियान। इसका रणथंभौर जो वर्तमान में सवाईमाधोपुर जिले में है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण प्राचीन दुर्ग था। तो इसको उसने किस प्रकार जीता। तो अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण रणथंभौर के सुप्रसिद्ध दुर्ग पर था। यहाँ पर चौहान वंश के राजा हमीर देव का शासन था, यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, उन्हीं के वंशज हैं ये हमीर देव। तो उनके हमीर देव का शासन था। रणथंभौर पर आक्रमण करने के मुख्य कारण इस प्रकार थे। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर क्यों आक्रमण किया, तो पहला कारण था कि ये भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से अत्यधिक दूर नहीं होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। सामरिक मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से इसका महत्व था और दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए अलाउद्दीन इसे जीतना चाहता था। दूसरा है कि ये दुर्ग राजस्थान में पहले दुर्गों ये दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी थी, मतलब बाद में स्वतंत्र हो गया। मतलब तुर्कों ने पहले इसको जीत चुका था, तुर्क इसे जीत चुके थे, लेकिन रजिया सुल्ताना के समय में ये जो दुर्ग है ये वापस राजपूतों के ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो इसलिए वो मानता था अलाउद्दीन कि ये दुर्ग जो है हमारा है, तुर्कों का है। तीसरा, यहाँ का शासक हमीर देव सल्तनत के विद्रोही मुसलमान सरदारों का आश्रय दिया हुआ था। यानी हमने पढ़ा था कि गुजरात अभियान से लौटते समय जालौर के पास में जो 9 मुसलमान थे, यानी जो मंगोल थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और फिर उनको जो वो भाग गए थे और हिंदू राजाओं के यहाँ शरण ली थी। तो उनमें से जो प्रमुख विद्रोही सरदार थे, सामंत थे अलाउद्दीन के, वो हमीर के पास रणथंभौर के दुर्ग में शरण लिए हुए थे। तो वो जब अलाउद्दीन ने इनको वापस मांगा तो हमीर ने लौटाने से मना कर दिया था। तो वो इसकी सज़ा भी जो है हमीर को देना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए नुसरत खां और उलूग खां को जो है यहाँ पर रणथंभौर आक्रमण के लिए भेजा। तो जब दुर्ग की घेराबंदी कर रहे थे उस समय नुसरत खां मारा गया। जो अलाउद्दीन का मुख्य सेनानायक है नुसरत खां, वो रणथंभौर अभियान में मारा गया था। और राजपूतों ने आक्रमण करके शाही सेना को, यानी अलाउद्दीन की सेना को रणथंभौर से खदेड़ दिया था, भगा दिया था। तब खुद अलाउद्दीन स्वयं जो है दिल्ली से चला और मतलब रणथंभौर के लिए युद्ध करने के लिए निकला। रास्ते में जब वो दिल्ली से रणथंभौर आ रहा था तो तिलपत नामक जगह पर सुल्तान का भतीजा था अख्त खां, उसने भी विद्रोह कर दिया। यानी अलाउद्दीन पर उसने घातक आक्रमण किया और उसको जो है जंगल में शिकार के दौरान उसको मरा हुआ समझ करके वो वापस जो है कैंप में आ गया था। तो स्वयं सुल्तान बनने का ये जो अख्त खां जो स्वप्न देख रहा था और उसने जो है सुल्तान को मरा हुआ समझ करके वो जल्दबाजी में जो है वापस कैंप में आ गया था और घायल सुल्तान भी जो है पीछे पीछे शिविर में आ गया था। और अलाउद्दीन ने जो है अख्त खां और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये अलाउद्दीन जब रणथंभौर पहुंचा था तो रास्ते में उसके भतीजे ने विद्रोह किया था। दूसरा है, रणथंभौर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी किया। अब अलाउद्दीन खुद इसका नेतृत्व कर रहा है। लगभग 1 वर्ष तक घेरा चला। इसी बीच उसे सूचना मिली कि अलाउद्दीन के 2 भांजे जो बदायूं और अवध के सूबेदार थे,
जिनका नाम उमर खां और मंगू खां था। तो इन्होंने भी बदायूं और अवध में विद्रोह कर दिया था, परंतु शीघ्र ही इस विद्रोह को कठोरता से कुचल दिया गया। यानी अलाउद्दीन के समय ये फिर विद्रोह हुआ, लेकिन इसको दबा दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद दिल्ली में भी सरकार का तख्ता पलट हुआ। यानी अलाउद्दीन बैठा है रणथंभौर में, दिल्ली में तख्ता पलट हो गया। यहाँ पर हाजी मौला नाम का एक अधिकारी है, उसने जो है दिल्ली के कोतवाल जो जिसको अलाउद्दीन वहाँ रख के आया था, उसकी हत्या कर दी और किसी सैयद को ही जो है सिंहासन के पद पर बिठा दिया। तो ये जो है दिल्ली में और विद्रोह हुआ, लेकिन वहाँ पर भी शाही सेना ने विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया और ये विद्रोह दबा दिया। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो इन्हीं षड्यंत्रों और विद्रोहों के बीच लंबी घेराबंदी से अलाउद्दीन खुद परेशान हो गया। तो अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लिया और हमीर देव का जो प्रधानमंत्री था रणमल, उसको अपनी ओर मिला लिया। उसको कहा कि दुर्ग जीतने के बाद में मैं तुझे ये दुर्ग सौंप दूंगा, मैं तुझे अपना सूबेदार यहाँ का बना दूंगा। यानी धोखे से उसको अपने फेवर में कर लिया, लालच दे करके, और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया। हमीर ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की और राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया। मतलब युद्ध में जब हार गए तो राजपूत स्त्रियों ने जौहर, जैसे आप पद्मावत पिक्चर में देखते हो जौहर की, या जगह जगह मध्यकाल में आपको जौहर की घटनाओं का उल्लेख आएगा। अधिकांश राजपूत सैनिक मारे गए और सुल्तान ने विश्वासघातक रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया। मतलब इस युद्ध में लड़ते हुए हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुआ, राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया, अधिकांश राजपूत सैनिक भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और जो सुल्तान की तो आदत थी वैसे ही अलाउद्दीन की कि जो विश्वासघातकों को जो पहले अपने फेवर में लाना फिर उनको मारना, तो रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया और विजयी सुल्तान जो है रणथंभौर से वापस दिल्ली लौट आया। अब बात करते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण किए 1303 में होते हैं। परीक्षा में 2-2 नंबर सवाल पूछते हैं कि अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान कब हुआ, रणथंभौर अभियान कब हुआ, गुजरात अभियान कब हुआ। तो 2-2 नंबर में सन पूछी जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट है सन। तो 1303 में जो है ये रतन सिंह और अलाउद्दीन में जो संघर्ष होता है, जो आप पद्मावत पिक्चर में देखते हो, वो वाली घटना की बात हो रही। तो अब सुल्तान ने गुहिल वंश, जो मेवाड़ का जो वंश था गुहिल, और राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग जो है चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया। इस समय चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का शासन था। देखो ये मेवाड़ वालों की 2 शाखा थी, एक रावल एक राणा, है ना। जो महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा है ना, वो राणा शाखा है। ये रतन सिंह जो है रावल शाखा के हैं, और ये रावल शाखा के अंतिम शासक है मेवाड़ के रतन सिंह, तो इनको रावल रतन सिंह बोलते हैं। ये वो एक ही भाई का 2 भाइयों का परिवार है ये, रावल और राणा वाला जो। तो रतन सिंह का शासन था और जनवरी 1303 ईस्वी को जो है में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ पहुंच करके दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी। राजपूतों ने अपनी परंपरागत वीरता के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया। 8 महीने की घेराबंदी जारी रही अलाउद्दीन द्वारा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उधर राजपूत भी परेशान हो गए घेराबंदी की वजह से। तो अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। इससे पूर्व जो है महिला राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया, जौहर किया। जौहर वही जलती हुई अग्नि में जो है प्रवेश कर जाना और अपने आप को जो समाप्त कर लेना अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। तो ये जौहर जो मुस्लिम काल में भारत में राजपूत राजाओं के यहाँ काफ़ी जगह हुआ था। तो इस प्रकार ये जौहर किया गया है ना। उसके यहाँ पर जौहर, केसरिया बना, साका ये आता है। केसरिया बना यानी राजपूत पुरुष जो वीर योद्धा होते थे वो केसरिया धारण करके युद्ध में उतरते थे। यानी कि जब परिस्थिति ऐसी बनती थी कि अब लड़े बगैर या मरने और मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था, वो केसरिया बना धारण करके युद्ध में उतरते थे। अगर वो युद्ध में जीत के आ जाते तो ठीक था, अगर नहीं जीत के आते, वीर गति को प्राप्त होते, तो फिर महिलाएं पीछे जो है जौहर रचाती थी। अब जौहर भी 2 प्रकार के होते हैं, जल जौहर और अग्नि जौहर, है ना। तो अग्नि में जलना वो भी जौहर था, और जल में डूब करके, पानी में डूब के अपने प्राण त्यागना वो भी एक जौहर था। तो यहाँ पर स्त्रियों ने जिसका नेतृत्व रानी पद्मिनी ने किया था चित्तौड़ में। तो राजपूतों की शूरवीरता से क्रोधित अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया। यानी वो राजपूत जिस वीरता से चित्तौड़ में लड़े उससे अलाउद्दीन भड़क गया उसको, और जो है वहाँ पर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग चित्तौड़ में 30,000 राजपूत जो है उनकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया गया। खिजर जो है अलाउद्दीन के बेटा का नाम था खिजर, उसी के नाम से खिजराबाद कर दिया गया, जो उसके पुत्र खिजर खां के
और इसने अपने फिर उसी बेटे खिजर खां को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, यानी अपना जो है सूबेदार के रूप में इसको खिजर खां को यहाँ चित्तौड़ का शासन सौंप के सुल्तान दिल्ली आ गया। तो रतन सिंह के एक वंशज जो रावल रतन सिंह थे, उन्हीं के वंशज थे हमीर देव। अब ये हमीर देव जो वो रणथंभौर वाले नहीं है ना, ये हमीर देव अलग हैं, जो रतन सिंह के परिवार के ही हैं। तो हमीर देव ने खिजर खां को इतना परेशान किया कि सुल्तान ने उसके स्थान पर, खिजर खां के स्थान पर एक राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। यानी खिजर खां से चित्तौड़ संभला नहीं, हमीर देव के परेशान करने से, उसके अभियानों से, तब खिजर खां को हटा करके राजपूत ही सामंत है, सरदार है मालदेव, उसको चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। ये मालदेव जो है आगे हम पढ़ेंगे जालोर अभियान में कानड़ देव वाला, तो कानड़ देव के परिवार का ये मालदेव सदस्य है, तो उसको सौंप दिया था। तो मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया गया। और 1321 ईस्वी में मालदेव की मौत के बाद हमीर ने चित्तौड़ जीत लिया, और अब यहाँ से हमीर से ही राणा शाखा की शुरुआत होती है। चित्तौड़ के अंदर राणा शाखा शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मालवा अभियान। मालवा यानी वर्तमान का एमपी। तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में, मुल्तान का सूबेदार था आइनुल मुल्क, उसको भेजा कि मालवा जीतने के लिए। मालवा का कुछ भाग तो पहले ही तुर्क लोग पहले जीत चुके थे, यानी अलाउद्दीन के पास था। शेष बचा हुआ भाग महलक देव जो हिंदू शासक था, राजपूत शासक, उसके अधीन था। तो महलक देव का एक सेनापति था हरचंद, जिसको कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये एक निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था। तो लेकिन शाही सेना से लड़ता हुआ ये भी मारा गया, जो है कोका प्रधान या हरचंद, ये शाही सेना से लड़ता हुआ मारा गया। और जो है आगे हिंदू जो है यहाँ पर मालवा में परास्त हुए। और नवंबर 1305 ईस्वी में जो है मेलक देव भी लड़ता हुआ मारा गया। और राजधानी जो थी मांडू, मालवा की राजधानी मांडू थी, पर शाही सेना यानी अलाउद्दीन की सेना का अधिकार हो गया। और इसके बाद शाही सेना ने मालवा यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को भी जीत करके संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया, यानी संपूर्ण मालवा दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। जैसा नहीं याद रखना कि कौन सा अभियान जो है किस सन में लड़ा गया, किस समय ये युद्ध हुआ ना। 1299 ईस्वी में जो है गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1305 में जो है ये मालवा। अब सिवाना और जालोर, सिवाना 1308 में, जालोर 1311 में। तो नेक्स्ट अभियान हम बात करते हैं सिवाना और जालोर, जो राजस्थान के ही भाग हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में सिवाना और जालोर राज्य पर जो है राजपूतों का स्वतंत्र शासन कायम रह गया था, राजपूतों का स्वतंत्र शासन था। अतः अलाउद्दीन ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया। शीतल देव जो है जालोर के शासक कानड़ देव का ही भतीजा था। तो शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। देखो सिवाना दुर्ग पर भी शीतल देव ने बहुत ही कठोर तरीके से कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अलाउद्दीन ने छल कपट से इसको जीता था। यानी जो अंदर जो पानी का तालाब था जिसमें राजपूत सेना पानी पीती थी, उसमें गाय को मार करके उसका खून मिला दिया गया पानी में। तो राजपूतों के पास पीने के लिए पानी बचा नहीं, यानी जो हमारी हिंदू सेना है वो गाय का रक्त मिला पानी पिएगी नहीं। तब जो है अंतिम रूप से इन्होंने भी केसरिया बाना धारण करके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी अलाउद्दीन हर युद्ध में छल कपट का सहारा ले रहा है जो है। तो वो आप पद्मावत पिक्चर में देखते हो कि हर जगह वो छल कपट कर रहा है। तो यहाँ उसने छल कपट किया और जो है सिवाना पर भी अधिकार कर दिया। यहाँ पर एक कहानी और भी आती है कि जालोर का शासक जो है कानड़ देव, इसने बाद में संधि कर ली थी अलाउद्दीन से, और जो अपने पुत्र वीरम देव को जो है अलाउद्दीन के दरबार में अपना सामंत के रूप में भेजा था। तो वहाँ पर अलाउद्दीन की एक बेटी होती है जिसका नाम फिरोजा होता है। तो वो फिरोजा जो है कानड़ देव से प्रेम करने लगती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन कानड़ देव क्या एक कट्टर हिंदू होता है, तो उसने कहा कि मैं मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करूँगा, उसने मना कर दिया। तो जब उसने क्या किया कि फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन को बोल दिया। अलाउद्दीन ने उसको बहुत समझाया कि तू जो हिंदुस्तान के जो है सुल्तान की बेटी है और जालोर एक छोटा सा क्षेत्र है, तो वो तो हमारे जो लेवल का नहीं है। लेकिन जब फिरोजा नहीं मानी तो अलाउद्दीन ने फिर वीरम देव पर दबाव बनाना शुरू किया। तो वीरम देव वहाँ से जो है चुपके से भाग के आ गया जालोर, और फिर जो फाइनली युद्ध होता है। तो यहाँ पे इसमें जो फिरोजा थी उसकी धाई माँ सेना लेके आती है और युद्ध होता है जिसमें
जो ये जालौर पे लड़ते हुए वीरमदेव वगैरह वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जब वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो पीछे फिरोजा भी उसकी सच्ची प्रेमिका थी, उसने जो है दिल्ली में यमुना नदी में कूद के आत्महत्या कर ली थी, है ना। तो इस फिरोजा की मस्जिद बनी हुई जालौर दुर्ग के अंदर, आप कभी घूमने जाओ तो जालौर दुर्ग में देखोगे। तो लेते हैं हम आगे। तो इसके बाद जालौर पर आक्रमण किया गया। वहाँ पर इस समय कानड़ देव का शासन था और 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालौर पर जबरदस्त आक्रमण किया। कानड़ देव और उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और जालौर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय की संपूर्ण जो है विजय होने के बाद संपूर्ण उत्तर भारत पर अलाउद्दीन का शासन के अंतर्गत ये पूरा उत्तर भारत आ गया, जिसके कारण दक्षिण भारत को जीतना काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ। अब दक्षिण भारत को जीतना है तो उत्तर भारत पर अधिकार करना इनके लिए आसान होगा। मतलब उत्तर भारत जीत लिया तो दक्षिण जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि उत्तर का रास्ता वही, दक्षिण जाएगा तो ये बीच के राज्य पूरे अलाउद्दीन के अधीन आ गए। तो ये इसने उत्तर भारत को जीत लिया इस प्रकार। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड टॉपिक, दक्षिण भारत का विजय अभियान। तो दक्षिण भारत को अलाउद्दीन किस प्रकार जीतता है, उसकी नीति क्या है। यहाँ दक्षिण भारत में नीति इसकी अलग है। उत्तर भारत के राज्यों को जीत कर तो वो डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत का अधीन ला रहा है, लेकिन दक्षिण भारत को जीत करके वो अधीन नहीं ला रहा, वहाँ के हिंदू राजाओं को वापस स्वतंत्र कर रहा है। बोला तुम मेरे अधीन रहो, मुझे हर साल टैक्स भेजते रहो और तुम मेरे मित्र समान रहो और टैक्स देते रहो, मुझे हर साल अपने राज्य वापस सको। क्योंकि अलाउद्दीन को पता था कि जो है दिल्ली से ये दक्षिण भारत बहुत दूर है और उसको कंट्रोल रखना मुश्किल है, उसको जो है दिल्ली से रह करके दक्षिण भारत पर कंट्रोल रखना संभव नहीं है, इसलिए उनको जीत करके अधीनता मनवा लो और जो है फिर वहाँ से अपना टैक्स वसूलते रहो। तो इसी नीति का इसने पालन किया। तो उत्तर भारत को अपने अधिकार में लेने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को जीतने का फिर संकल्प किया। वह पहला मुसलमान था। अब देखो जो सल्तनत स्थापित हुई है इसमें पहला मुस्लिम राजा है जिसने दक्षिण भारत को जीतने का साहस दिखाया है। और उस समय दक्षिण भारत में हिंदुओं के जो 4 प्रमुख जो है वंश थे उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला वंश पश्चिम में यादवों का था, यानी वर्तमान जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पर यादव हिंदू राजा थे, जिसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र सम्मिलित था और इनकी राजधानी देवगिरी, जिसको बाद में दौलताबाद नाम किया गया, वो उनकी राजधानी थी। तो यहाँ पर यादवों का शासन था। हमें इनको डिटेल्स अभी पढ़ेंगे एक एक स्टेट को। ये पश्चिम मतलब पूर्व दिशा में, यानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले क्षेत्र में। तो वहाँ पर काकतीयों का तेलंगाना राज्य था, काकतीय वंश है और जिनकी राजधानी वारंगल थी। दक्षिण में फिर कृष्णा नदी, जो वर्तमान कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल राज्य था, जिसमें आधुनिक मैसूर तथा आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था और जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। वर्तमान कर्नाटक वाला क्षेत्र ये जो है होयसल राज्य का था और यहाँ इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। और सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य था। वर्तमान जो तमिलनाडु है उधर पांड्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरा थी। तो ये 4 उस समय दक्षिण भारत के ताकतवर और बहुत ही धनी वंश थे, है ना। तो दक्षिण भारत के संबंध में अलाउद्दीन ने उत्तर भारत से भिन्न नीति अपनाई। उत्तर भारत के राज्यों को उसने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, परंतु दक्षिण भारत कर उसने अपने अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि वहाँ के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने कर जो है अधीनता लाओ और कर प्राप्त करते रहो, जो है धन इनसे लेते रहो। इस हेतु उसने हिंदू जो राजाओं को जो है राज्य वापस लौटाने को तैयार था और इसके लिए दक्षिणी भारत के अभियान को सफल बनाना, जो दक्षिण भारत का अभियान सफल बनाया, उसका श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर ये वही है जो गुजरात अभियान में मिला था ना, जब नुसरत खां उलूग खां गए थे गुजरात जीतने के लिए, राजा कर्ण से लड़ने के लिए, तो उस समय जो मलिक काफूर उनको मिला था, ये मलिक काफूर अभी बहुत आगे बढ़ गया है और इसने जो है मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत को जीता है। तो जिससे बाद में जो सुल्तान ने नायक के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया, सुल्तान के बाद सेकंड सबसे बड़ा पद जो है अलाउद्दीन के दरबार में नायक का पद होता था, तो वो पद जो है मलिक काफूर को मिला। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक एक करके दक्षिण भारत के इन राज्यों को किस प्रकार जीता गया। तो आज क्लास इतनी।